चैप्टर का नाम है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन क्या होता है? वो ग्लास जो लाइट की इंटेंसिटी को कम कर दे, उस ग्लास को कहते हैं पोलरॉइड ग्लास, जो कि जनरली सन ग्लासेस में यूज होता है। पोलरॉइड ग्लास का काम है लाइट की इंटेंसिटी को कम करना। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है। सन से जो आती है वो कैसी होती है? अनपोलराइज्ड लाइट। इस चैप्टर में हम अनपोलराइज्ड लाइट को या तो ऐसे बनाएंगे या फिर ऐसे बनाएंगे। ऐसे क्यों बनाएंगे वो सुन लीजिए। एक्चुअल में लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट में बेटा ड्यूअल नेचर होता है। लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है। तो लाइट को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसे कहा जाता है? आपको याद हो, सन से स्पेक्ट्रम आता है। स्पेक्ट्रम में क्या क्या होता है? गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इसके बाद विजिबल लाइट, इसके बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद रेडियो। सन से जो स्पेक्ट्रम आता है उसमें इतनी वेव्स रहती है, इतनी वेव्स या इतनी रेज रहती है। इस पूरे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि जब ये ट्रेवल करती हैं तो ये ऐसी जगह, ऐसे स्पेस में ट्रेवल करती हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड भी हो। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा ऐसे स्पेस में ट्रेवल करती हैं जहां कौन कौन हो? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। वेव जो ट्रेवल करेगी वो हमेशा इन दोनों के कैसी होगी? परपेंडिकुलर। मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये क्या होता है? प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैंने अभी यहां कुछ नहीं बताया, मैं आपको अभी क्या सिखा रहा हूं?
What are electromagnetic waves? Waves which propagate in a medium where electric field and magnetic field both are present and both are perpendicular to each other. Propagation of electromagnetic wave is always perpendicular to both electric field and magnetic. इतना क्लियर है? तो विजिबल लाइट भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पहले इतना नोट कर लीजिए, ये सब आपके चैप्टर में काम आएगा। हाँ, कौन सी क्लास बेटा? 11th। कल आ जाओ 4 to 5। डेमो के लिए कह रहा हूँ, कल 4 to 5 आ जाओ, ठीक है? कौन से स्कूल से हो? अभी 2 दिन हुए हैं, कल तीसरा दिन है, नया टॉपिक है, कल आ जाइए। ठीक है, ठीक है, कल आ जाइए। कल 4 बजे आपको फिजिक्स की डेमो मिलेगी 4 to 5 और मैथ की सर बताएंगे। इतना नोट कर लिया सबने? तो अब हम ऐसे कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है, प्रोपेगेट होती है, तो उससे कौन कौन एसोसिएट हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक। ठीक है, तो जब भी बेटा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन होंगे और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन होंगे। अब इन्हें हम यहां कैसे दिखाएं? देखिए, ये है प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो हमने एरो बनाए हैं, ये हैं वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट होगी, ये उसके वाइब्रेशन है। अब मैग्नेटिक फील्ड के कैसे दिखाएं? तो हमने यहां क्या बना दिए? डॉट। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस तरह के वाइब्रेशन। देखो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब हम ऐसे वाइब्रेशन दिखा तो सकते नहीं है, तो हमने क्या बना दिए? डॉट। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और इनसे कौन एसोसिएट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां तक सबकी समझ में आया? इसे कहते हैं
पोलराइज्ड लाइट या तो ऐसे दिखाया जाएगा या ऐसे, ठीक है। ये तो हो गई अनपोलराइज्ड लाइट जो सन से आई। अब ये आकर गिरी आपके सनग्लास पे। सनग्लास क्या करेगा, इसकी इंटेंसिटी को कम कर देगा। कैसे कम करेगा, देखो। सनग्लास कैसे बनाया जाता है वो समझना। एक ग्लास की प्लेट, उसके ऊपर नाइट्रोसेलुलस की फिल्म लगाई जाती है। नाइट्रोसेलुलस की फिल्म, आपने देखा होगा ब्लैक कलर के गॉगल होते हैं मोस्टली, या ग्रीन, तो उस पे क्या लगाई जाती है, नाइट्रोसेलुलस की फिल्म। और वो फिल्म इस तरह से लगाई जाती है, जैसे ये ग्लास है, उसके ऊपर क्या लगा दी हमने, फिल्म। फिर इसके ऊपर हम बिछाते हैं हर्पेथाइट के क्रिस्टल। क्या बिछाते हैं, ये केवल आपकी नॉलेज के लिए है, आपको बनाना ही सीखना है। फिल्म काई की लगाई जाती है, नाइट्रोजन। उस पे हर्पेथाइट के क्रिस्टल ऐसे बिछाए जाते हैं ताकि जिनके एक्सिस जो हैं वो एक दूसरे के कैसे रहें, पैरेलल। हर्पेथाइट के क्रिस्टल ऐसे बिछाए जाते हैं कि फिल्म पर बनने वाले एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल रहे। इतनी बात आपकी समझ में आई। सफेद कांच था, नाइट्रोसेलुलोज की फिल्म लगाई, फिल्म के ऊपर क्या लगाए, क्या चिपकाए, हर्पेथाइट के क्रिस्टल, और ऐसे कि उनकी एक्सिस कैसी रहे, पैरेलल। अब इसके ऊपर एक कांच और चिपका दिया, तो दो ग्लास के बीच में क्या पैक हो गई, फिल्म। ग्रीन कलर की लगाओगे तो सनग्लास ग्रीन हो जाएगा, ब्लैक लगाओगे सनग्लास ब्लैक हो जाएगा, ब्लू लगाओगे सनग्लास ब्लू हो जाएगा। क्लियर, सनग्लास बनके तैयार हो। इसे हम कहते हैं फिजिक्स की भाषा में पोलराइजर या पोलरॉइड। अब क्या होगा, जब इस पोलरॉइड पर क्या गिरेगी, अनपोलराइज्ड लाइट। ये है बेटा अनपोलराइज्ड लाइट, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के भी वाइब्रेशन है और मैग्नेटिक फील्ड के। जब ये अनपोलराइज्ड लाइट जिसकी इंटेंसिटी है आई नॉट, पोलरॉइड पर गिरेगी, तो पोलरॉइड मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स को रोक लेगा, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस को रोक लेगा। केवल किसे निकलने देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस को निकलने देगा। तो ये जो इंटेंसिटी थी आई नॉट, अब कितनी बचेगी, आई नॉट बाय 2, क्योंकि आधे वाइब्रेशंस को इसने रोक लिया। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट किसमें कन्वर्ट हो गई, पोलराइज्ड लाइट। आईपी इक्वल क्या होगा, आई नॉट बाय 2।
पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी से हाफ। इतना क्लियर? हाँ बेटा, चाहे मैग्नेटिक फील्ड रोक ली जाए, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड रुक जाए, दो में से एक को कोई कंपलसरी नहीं है कि मैग्नेटिक वेक्टर्स को ही ये रोकेगा। अभी हमने एक्सिस कैसे लिए हैं? पैरेलल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं वो पास हो जाएंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन है जो ऐसे हो रहे थे उन्हें ये रोक लेगा। तो फाइनली जो बाहर निकलेगी वो कैसी लाइट होगी? हमें इस पे दिमाग नहीं लगाना है कि यहां बिंदी बनानी के पैरेलल लाइन। हमें दिमाग लगाना है या तो बिंदी बनेगी या पैरेलल, कोई एक चीज, दोनों ना बना दे। तो अनपोलराइज्ड लाइट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इसे हम क्या कहेंगे? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बेटा डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स जो वाइब्रेट हो रहे हैं ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स इससे बाहर आ जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स को ये रोक लेगा। ठीक? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इतना क्लियर? अब अगर इसी पोलराइजर के आगे मैं एक पोलराइजर और लगा दूं, देखना, यहां मैंने एक पोलराइजर और लगा दिया, तो इस पोलराइजर का नाम अभी मैं लिखूंगा एनालाइजर। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? एनालाइजर। है ये पोलरॉइड। खासियत क्या है? पोलराइजर और एनालाइजर दोनों के एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है। जैसे एक्सिस यहां थे वैसे ही यहां। तो इस कंडीशन में एनालाइजर और पोलराइजर दोनों के एक्सिस एक दूसरे के कैसे हैं? पैर। तो जितनी लाइट इससे बाहर निकली थी वो पूरी लाइट इसमें से भी बाहर आ जाएगी। मतलब आई ए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एनालाइजर, इक्वल क्या बनेगा? आई पी। आई पी क्या था? इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट। कितनी होती है? इतना क्लियर? समझना मैंने ये क्यों सिखाया, अभी इसके बाद आएगा। फिलहाल इतना क्लियर है कि अगर मैं पोलराइजर के आगे क्या लगा दूं और दोनों के एक्सिस कैसे रखूं, तो जितनी पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी थी उतनी ही एनालाइजर से निकलने के बाद इंटेंसिटी रहेगी। कोई डाउट किसी को यहां तक? सेम होते बेटा, बस इसको क्यों एनालाइजर कहते हैं अब आपकी समझ में आएगा इसके बाद। यहां आता है अब मेलस लॉ। इसे समझना। मेलस लॉ कहता है कि आई ए मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एनालाइजर विल बी इक्वल टू
IP इंटू cos square theta. Here theta is the angle between polarizer and analyzer. मतलब angle between the axis of polarizer and analyzer. मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। इस समय इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। दोनों के एक्सिस एक जैसे हैं। यहां cos 0 रखो, कितना आएगा? 1। तो IA बराबर किसके आया? IP। वही चीज लिखी है। अब अगर मैं एनालाइजर को 90 डिग्री घुमा दूं तो दोनों के एक्सिस एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। देखना, 90 डिग्री घुमाने पे ये सारे सारे एक्सिस ऐसे हो जाएंगे। तो एनालाइजर और पोलराइजर के बीच में, एक्सिस के बीच में एंगल कितना? cos 90 रखो। cos 90 0। तो IA अब क्या आ जाएगा? इसका मतलब अब एनालाइजर में से कोई लाइट पास नहीं हो। समझे बात को? बात क्लियर हुई? ऑनलाइन आप लोगों को क्लियर है? तो क्या होता है मेलस लॉ? द इंटेंसिटी ऑफ लाइट passing through analyzer is always cos square theta times of intensity of light passing through polarizer, where theta is the angle between the axis of analyzer and polarizer. क्लियर? कहीं कोई डाउट? अब मैं कहूं बताओ बेटा, ध्यान से सोच के बताना। मैंने एक एनालाइजर को ऐसे रखा कि एनालाइजर और पोलराइजर के एक्सिस के बीच में एंगल बना है 30 डिग्री। मतलब इसके और इसके एक्सिस के बीच में एंगल कितना है? 30। तो इसमें से कितनी लाइट पास हो? तो आप यहां cos स्क्वायर 30 करोगे। cos 30 की वैल्यू तो 3/4 टाइम्स आ जाएगा। अगर मैं कहूं इसका एक्सिस और इसका एक्सिस 45 डिग्री के एंगल पर है, 1/2 टाइम्स हो जाएगा। अगर 60 डिग्री के एंगल पर है 1/4 टाइम्स होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये कौन बता गए थे हमें? मैथ्स। यहां तक बात आती है किसकी? पोलरॉइड की। अब हम सीखेंगे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट पोलराइज होगी बट किसकी हेल्प से? रिफ्लेक्शन। अब हमें पोलरॉइड की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो अब आएगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन। देखिए बेटा, पोलराइजेशन
of light by reflection। इसमें क्या होगा, देखिए ये है वाटर, यहां है वाटर, यहां है एयर, ये है नॉर्मल। जब अनपोलराइज्ड लाइट, कौन सी लाइट, अनपोलराइज्ड है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन भी होंगे और मैग्नेटिक फील्ड के। तो जब अनपोलराइज्ड लाइट कहां गिरती है, रेयरर से डेंसर, तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्टेड लाइट, और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है, रिफ्रैक्टेड लाइट। इतना क्लियर। जब अनपोलराइज्ड लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाती है तो इसका कुछ पार्ट क्या होता, रिफ्लेक्ट, और कुछ पार्ट क्या होता, रिफ्लेक्ट। ठीक। इसमें से जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो पार्शियली पार्शियली पोलराइज्ड होती है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो पार्शियली कैसी होती है, पोलराइज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, खाली मैग्नेटिक, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, फिर खाली मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये पार्शियली कैसी है, पोलराइज। ठीक, इसकी बात नहीं हो रही, ये पोलराइज नहीं होती, ये अनपोलराइज थी, अनपोलराइज रहेगी। रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शियली क्या हो जाएगी, पोलराइज। ठीक है, इतनी समरी क्या है फिर सुन लो। क्या गिरी, अनपोलराइज लाइट, कुछ पार्ट क्या हुआ, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट से कोई मतलब नहीं, ये तो अनपोलराइज रहेगी। रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शियली क्या होगी, पोलराइज। ठीक। अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज किया, इसमें थोड़ा बहुत चेंज किया। जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज किया तो एक एंगल ऐसा आएगा जब रिफ्लेक्टेड लाइट पूरी तरह से कैसी हो जाएगी, पोलराइज। पूरी तरह से कैसी हो जाएगी, पोलराइज। ऐसा एक पर्टिकुलर एंगल पे होगा, उस पर्टिकुलर एंगल को लिखेंगे आई पी, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। जब
अनपोलराइज्ड लाइट कितने एंगल से गिरेगी? आईपी, एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर। तब 100% रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो जाएगी? कंप्लीटली पोलर। ठीक, इट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन। जैसे मैं आपसे कहूं वाटर एयर के लिए एंगल ऑफ पोलराइजेशन है 42 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी अनपोलराइज्ड लाइट 42 डिग्री के एंगल से गिरेगी तब आपको रिफ्लेक्टेड लाइट कैसी मिलेगी? पोलर। इतना क्लियर हुआ सबको? अब इसमें हाँ बेटा बोलिए। क्या बेटा? हाँ बिल्कुल, फुल्ली पोलराइज्ड हो जाएगी। जब 42 से कम या ज्यादा होगा एंगल तो ये पार्शियली पोलराइज्ड रहेगी, लेकिन जैसे ही 42 आएगा कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी। क्लियर? ग्लास अगर होगा तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन कुछ और होगा। हर इंटरफेस के लिए एंगल ऑफ पोलराइजेशन चेंज हो जाएगा। बेटा इस लॉ को, इस रूल को, कि जब एंगल ऑफ पोलराइजेशन से लाइट गिरेगी तब ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो जाएगी? पोलराइज। इस रूल को कहते हैं ब्रूस्टर लॉ। ये किसने बताया था? ब्रूस्टर। कि व्हेन द लाइट विल इंसिडेंट बाय एंगल ऑफ polarization, then the reflected light will be completely polarized. It is called Brewster's law. ब्रूस्टर ने इस समय रिलेशन भी दिया था, N equal 10 IP. N is refractive index of medium। जो भी मीडियम होगा N उसका क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेशन है N इक्वल 10 IP। यहां तक कोई दिक्कत? इसमें प्रूफ करने को एक चीज आती है। क्वेश्चन क्या आता वो सुनना। क्वेश्चन आएगा कि जब रिफ्लेक्शन में लाइट कैसी हो गई, तो प्रूफ कीजिए कि इस समय रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या आएगा प्रूफ करने को? कि ओ, ए और बी नाम दे दूं मैं, तो एंगल ए ओ बी कितने डिग्री? 9। ये एंगल प्रूफ करने को आएगा 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी। ठीक, कैसे प्रूव होगा? देखो, 2 लाइन में प्रूव हो जाएगा बेटा। ये आईपी है तो ये कितना होगा? ये भी आईपी होगा। क्यों? रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जितने एंगल से रे आती है उतने एंगल से वापस जाती। ठीक, ये क्या होगा? आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये आईपी तो ये भी आईपी, और ये आईपी तो ये
हाँ, यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है और यहां रिफ्लेक्शन। इतना क्लियर है? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, एन इक्वल क्या होता? साइन आई अपॉन साइन आर, यही होता है। अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ, एन इक्वल टेन आई पी। तो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा? टेन आई पी इक्वल साइन आई पी अपॉन, कोई प्रॉब्लम? टेन को क्या लिखें? साइन अपॉन इक्वल में साइन आई पी अपॉन साइन आर। साइन आई पी से साइन आई पी कैंसिल, क्या बचा? कॉज आई पी इक्वल साइन आर। डायग्राम इरेज करूं? ये नोट कर लीजिए। ऊपर कर रहा हूं, कॉस आई पी इक्वल क्या आया? अब या तो कॉस को साइन में चेंज कर लीजिए या साइन को कॉस में। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 90 माइनस आई पी इक्वल में साइन आर। साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा? नाइन्टी माइनस आई पी इक्वल में आर, या 90 इक्वल आर प्लस आई पी। अब जरा डायग्राम में देखिए, आर और आई पी कहां थे? ये था आई पी, ये भी आई पी था, ये नॉर्मल, ये ओ, ये ए, ये बी, और ये क्या था? आ। बेटा आई पी प्लस आर कितना आया? तो बाकी कितना बचेगा? ये 90 बचेगा। एंगल ए ओ बी प्लस आई पी प्लस आर 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी प्लस आई पी प्लस आर कितना है? 180 डिग्री। तो एओबी की जगह 90, सॉरी, एओबी चाहिए है आईपी प्लस आर की जगह 90। तो कुल मिला के एंगल एओबी कितना आ गया? यानी कि एट दिस टाइम रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू थीटा। बताइए, कहीं कोई डाउट प्रूविंग में? नोट कर लीजिए।
ये थ्योरी थी आपके चैप्टर की। चैप्टर का नाम था पोलराइजेशन ऑफ लाइट।